गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर भारतीय आर्थिक चिंतन में गत कक्षा में हमने महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचारों को पढ़ना शुरू किया। इसी कड़ी में आज हम उनके कुछ विचार और पढ़ेंगे। इन विचारों में हम गांधी जी के प्रन्यास सिद्धांत ट्रस्टीशिप के बारे में देखें। प्रन्यास सिद्धांत गांधी जी की मौलिक देन है। यह समाजवाद की प्राप्ति का अहिंसक मार्ग है। अहिंसा व त्याग की भावना पर आधारित इस सिद्धांत का आधार ईशोपनिषद है। ईशोपनिषद के प्रथम सूत्र की विस्तृत व्याख्या गांधी जी ने प्रस्तुत कर प्रन्यास सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप है वह समस्त ईश्वर में व्याप्त है। इस ईश्वर को साक्षी रखते हुए त्यागपूर्वक इसे भोगते रहो। इसमें आसक्त मत हो, क्योंकि धन भोग्य पदार्थ किसका है अर्थात किसी का भी नहीं है। गांधी जी ने इन विचारों से जो भाष्य प्रस्तुत किया वह अपरिग्रह में उनकी आस्था को दर्शाता है। गांधी जी ने अपने लिए किसी प्रकार की निजी संपत्ति का अधिकार रखने से इनकार किया। उन्होंने किसी ऐसे विश्व की कल्पना नहीं की जहां निजी संपत्ति होगी ही नहीं, किंतु उनके विचार में उतनी ही निजी संपत्ति का होना उचित है जितनी सम्मानित जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक हो, और उससे अधिक के लिए उन्होंने न्यास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने पूंजीपतियों से कहा कि वे अपने को उन लोगों का न्यासी या ट्रस्टी माने जिन पर वे अपनी पूंजी बनाने, धारण करने और बढ़ाने पर निर्भर करते हैं। जिनके पास धन है वे अब अपने अपने धन पर गरीबों की ओर से या समाज की ओर से न्यासी के रूप में अधिकार रखें। न्यासी के रूप में उसे स्वामित्व धारण करने का अधिकार होगा, और धन बढ़ाने के लिए वे अपने बुद्धि वैभव का उपयोग कर सकते हैं, किंतु अपने लिए नहीं। राष्ट्र के लिए बिना शोषण के ऐसा करने दिया जाएगा। उनकी सेवा और समाज के लिए उसका क्या महत्व है, इसे ध्यान में रखकर राज्य कमीशन की दर तय करेगा जो उसे मिलेगा। उत्तराधिकार के संबंध में हालांकि प्रथम न्यासी अपने उत्तराधिकारी का नाम बताएगा, फिर भी राज्य को ही इसे अंतिम रूप देने का अधिकार होगा। गांधी जी के प्रन्यास सिद्धांत की पृष्ठभूमि में केवल दृढ़ धार्मिक विश्वास ही नहीं था, अपितु व्यावहारिकता भी थी। गांधी जी जानते थे कि बलपूर्वक मनुष्यों को उनकी संपत्ति का बुद्धि वैभव से अलग करने का परिणाम होगा वर्ग संघर्ष, घृणा, सर्वहारा, अधिनायक तंत्र, सर्वशक्तिमान एवं निग्रह। राज्य तथा इसके परिणाम स्वरूप अहिंसात्मक समाज का निर्माण करने की सभी आशाओं का धूल में मिल जाना। जिन व्यक्तियों ने अपनी विशिष्ट योग्यता के बल पर संपत्ति अर्जित की है, यदि बल द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया जाए तो उत्पादन काफ़ी घट सकता है। इसका परिणाम होगा तात्कालिक लाभ के लिए भविष्य में होने वाले लाभ को बिल्कुल समाप्त कर देना। अतः उन्होंने बल प्रयोग द्वारा उनकी आय या धन से वंचित करने की अपेक्षा उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करने पर बल दिया कि वे न्यासी के रूप में काम करें। मानव प्रकृति से परिचित होने के कारण गांधी जी ने बताया कि धनी व्यक्तियों को यह भी समझ लेना चाहिए कि यदि उन्होंने न्यासीता को स्वीकार नहीं किया
तो अंततः उन्हें हिंसा का शिकार होना पड़ेगा। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि यदि संपत्तिधारी लोग और पूंजीपति आवश्यकता से अधिक पूंजी या संपत्ति का समुदाय के हित में समर्पण करने के लिए स्वेच्छा से तैयार नहीं हो, तो वे यह सुझाव देंगे कि राज्य ऐसे लोगों की संपत्ति का बलपूर्वक हरण कर ले। किंतु ऐसा तभी किया जाना चाहिए जबकि हृदय परिवर्तन के सभी अहिंसक साधन विफल हो गए हों। गांधी जी ने अपने प्रन्यास सिद्धांत को विभिन्न प्रकार से समझाया। पहला, न्यासीता वर्तमान पूंजीवादी समाजशास्त्र को समतावादी समाजतंत्र परिणत करने का एक माध्यम है। इसमें पूंजीवाद के लिए कोई स्थान नहीं है, किंतु यह वर्तमान पूंजीपति वर्ग को अपने आप को सुधारने का एक अवसर अवश्य प्रदान करता है। न्यासीता का सिद्धांत संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व को स्वीकार नहीं करता। तीसरा, स्वामित्व और संपत्ति के प्रयोग का वैधानिक नियम भी न्यासीता के सिद्धांत की परिधि में आता है। इस प्रकार शासन नियमित न्यासीता के अंतर्गत किसी व्यक्ति को समाज के हितों की अवहेलना करके अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति पर नियंत्रण रखने और उसका प्रयोग करने की स्वतंत्रता नहीं होगी। एक न्यूनतम समुचित जीवन यापन आय जैसे प्रस्ताव हैं, वैसे ही समाज में किसी व्यक्ति विशेष की अधिकतम आय की सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए। गांधी जी ने विकेंद्रीकरण पर अपने आर्थिक विचार रखे। विकेंद्रीकरण गांधी जी का आधारभूत सिद्धांत है। यह समाज के आर्थिक व राजनीतिक दोनों ही संरचनाओं में प्रयुक्त होता है। इसकी विशिष्ट समाजशास्त्रीय महत्ता है। यह उत्पादकों को प्रबंध में प्रभावी भूमिका संभव करता है। यह व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गांधी जी केंद्रीकरण को हिंसा का प्रतीक मानते हैं। उनके अनुसार आर्थिक क्षेत्र में केंद्रीकरण ही शोषण और असमानता का मुख्य कारण है। उनकी मान्यता है कि आर्थिक शक्ति के कुछ हाथों में केंद्रित हो जाने के फलस्वरूप पूंजीपति वर्ग समाज में उपलब्ध योग्यताओं और संसाधनों का शोषण कर लेने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। उनके अनुसार समाज में धनी व निर्धन वर्ग के मध्य खाई का कारण भी केंद्रीकरण ही है। गांधी जी का स्पष्ट मत है कि विकेंद्रीकरण के माध्यम से आर्थिक प्रणाली में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो सकती है। गांधी जी बड़े पैमाने के उद्योगों के कुछ स्थानों पर केंद्रित हो जाने की अपेक्षा छोटे पैमाने के उद्योगों को विकेंद्रीकरण पर बल देते थे। गांधी जी चाहते थे कि उत्पादन इकाइयां आम जनता के घरों तक, विशेष रूप से गांवों तक पहुँचे। ग्रामीण और कुटीर उद्योगों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है रोजगार में वृद्धि। लघु व कुटीर उद्योगों के अंतर्गत उत्पादित वस्तुएं विभिन्न कारणों से सस्ती हो सकती हैं। इस बात को गांधी जी ने स्पष्ट किया।
जैसे कोई अतिरिक्त स्थापना लागत नहीं होती, बहुत कम औजारों की आवश्यकता होती है, भंडारण की कोई समस्या नहीं होती, उपभोक्ताओं तक वस्तु पहुंचाने के लिए कोई परिवहन लागत नहीं होती, उत्पादन की मात्रा जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। गांधी जी ने विकेंद्रीकरण की धारणा की राजनीतिक जीवन में भी व्याख्या की। राजनीतिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की अभिकल्पना की। ग्राम स्वराज्य राम राज्य की प्राप्ति का मार्ग है। गांव आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से एक पूर्ण इकाई होना चाहिए। इस ग्राम स्वराज्य में श्रम और पूंजी के बीच विवादों, सांप्रदायिक दुर्भावनाओं और वर्ग भेद के लिए कोई स्थान नहीं होगा। गांधी जी ने खादी अर्थशास्त्र के संबंध में कहा और खादी को आर्थिक विचारों में विशिष्ट स्थान दिया। खादी के लिए प्रयुक्त होने वाले माध्यम चरखा इसके साथ अपना विशिष्ट महत्व रखता है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का यह प्रतीक बन गया था। खादी व चरखा गांधी जी के विकेंद्रीकरण का रचनात्मक स्वरूप है, स्वदेशी आंदोलन का आधार है और ग्राम स्वराज्य का प्राण। गांधी जी के खादी के संदर्भ में विचार इतने व्यापक और रचनात्मक हैं कि समग्र रूप में इसे खादी अर्थशास्त्र कहा जाता है। गांधी जी ने खादी को स्वराज्य का रहस्य, अकाल व सूखे के निराकरण का एकमात्र मार्ग बताया। उनके शब्दों में यह ग्रामीणों का नया जीवन और नई आशा प्रदान करती है। ये लाखों भूखे मुंह भर सकती है। यह अकेले ही हमें ग्रामीणों के करीब ला सकती है। यह लाखों लोगों के लिए सर्वाधिक चर्चित शिक्षा है जिसकी आवश्यकता है। यह जीवन प्रदाता है। गांधी जी ने आत्मनिर्भर गांव की प्रथम 2 आत्मनिर्भरताएं बताई। वे हैं खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, वस्त्र के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। कपड़े के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए प्रत्येक गांव में जहां संभव है कपास बोया जाना चाहिए और हर घर में चरखा होना चाहिए और खादी का उत्पादन किया जाना चाहिए। गांधी जी ने खादी उद्योग को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की। खादी को ग्रामीण प्रणाली का सूरज बताया। उन्हीं के शब्दों में, चरखा तो ग्राम उद्योग का मध्य बिंदु है, मगर 7 लाख गांवों में चरखा न चले तो अन्य गृह उद्योग भी नहीं चल सकते। चरखा तो सूरज है और दूसरे जो उद्योग है वे ग्रह हैं जो सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। गांधी जी ने चरखे की महत्ता को आधारभूत उद्योग के रूप में समझा। गांधी जी ने खादी उद्योग के विकास पर बल दिया और विभिन्न उपाय बतलाए। प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में कताई विषय अनिवार्य रूप से प्रारंभ किया जाए। उन क्षेत्रों में भी कपास बोई जाए जहां बोया जाना संभव है और जहां अभी तक नहीं बोई जाती है। बहुउद्देशीय सहकारी समितियों द्वारा बुनाई की व्यवस्था की जाए। ग्राम पंचायतों, नगर परिषदों, जिला परिषदों, सहकारी विभागों व शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए कताई का प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए। कारखाने के सूत से हथकरघा उद्योग में बने कपड़े की कीमतों पर नियंत्रण हो। सभी सरकारी विभागों में हाथ से बने कपड़े का उपयोग हो। नई कपड़ा मिल खोलने की अनुमति प्रदान न की जाए। विदेशी धागे और कपड़े के आयात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाए। पुरानी कपड़ा मिलों को विस्तार की अनुमति प्रदान नहीं की जाए। जिन क्षेत्रों में हाथ से बुना हुआ कपड़ा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो वहाँ कारखाने के कपड़े के उपयोग पर प्रतिबंध हो।